इतिहास की 12वीं की पुस्तक का ये चैप्टर 6 है, जिसका नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस चैप्टर में मुगल बादशाहों के राजनीतिक इतिहास के बारे में है, जो हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा कि विभिन्न मुगल बादशाहों के राजपूतों के साथ संबंध कैसे रहे, जिसमें एक एक करके हम लोग देख रहे थे। लास्ट जो वीडियो हमारा था उसमें हमने शाहजहां और राजपूतों के संबंध देखा और साथ ही साथ औरंगजेब और राजपूतों के संबंध देखा। आज का जो वीडियो है वो मुगल प्रशासन के बारे में, यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। जैसे कि हम सबको पता है कि मुगलों ने जब भारत की धरती पर मुगल प्रशासन की नींव डाली, उसके बाद से लेकर विभिन्न मुगल बादशाहों ने इस मुगल साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए हमेशा वो लगे रहे। और सबसे ज़्यादा विस्तार हमको देखने को मिलता है औरंगजेब के शासनकाल में, जिसके समय में जो सूबों की संख्या वो 21 हो गई थी। तो अकबर ने सबसे पहले एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। मतलब उसको विरासत में जो हुमायूं से जो साम्राज्य मिला था वो काफ़ी सीमित क्षेत्र में था, लेकिन उसको अकबर ने काफ़ी आगे बढ़ाया और मुगल प्रशासन को लगभग संपूर्ण भारत में फैलाने का उसने प्रयास किया, दक्षिण को छोड़कर। तो इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने क्या किया, या इतने विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, वो हम देखेंगे। तो इस बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है वो हमें आईन अकबरी और अकबरनामा से मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत ही विश्वसनीय ग्रंथ है वो मुगल प्रशासन के बारे में जानने के लिए, या मुगल काल के विभिन्न क्षेत्र के बारे में, जैसे राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के बारे में जानने में वो जो ग्रंथ है वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो उन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज हम मुगल साम्राज्य को देखेंगे। तो अबुल फजल जो है उसने अपनी इतिवृत्ति अकबरनामा में लिखा है कि बादशाह ने खुदा से निकलने वाली रोशनी फर्द इज़्दी माना, इससे जिसे स्वयं ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। मतलब बादशाह जो होता था उसमें दैवीय सिद्धांत को माना जाता है, मतलब उसमें दैवीय शक्तियाँ होती हैं। वो राजा जो है वो ईश्वर की तरफ से नियुक्त किया गया है और उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी कि ईश्वर की है। इस तरह की बातें हुआ करती थी। राज्य प्रमुख होने के साथ साथ बादशाह धार्मिक प्रमुख भी था। बादशाह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश और इस्लाम का संरक्षक था। मतलब राजा जो है वो राजनीति प्रधान तो था, लेकिन वो धार्मिक प्रधान भी था। हालांकि धार्मिक मामलों में परामर्श लेने के लिए उलेमाओं की और उमरा वर्ग हुआ करते थे, लेकिन बादशाह ने धर्म को और राजनीति को अलग रखा और धार्मिक मामलों का प्रधान भी बादशाह स्वयं अपने आप को ही मानता था। मतलब चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी मामले में अंतिम निर्णय जो होता था वो हमेशा बादशाह का ही होता था। और उसके प्रशासन में सहायता देने के लिए विभिन्न मंत्री और विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। और बादशाह ना सिर्फ धर्म और इस राजनीति का प्रमुख होता था, बल्कि वो प्रधान सेनापति भी होता था, प्रधान न्यायाधीश भी होता था। मतलब न्याय के मामले में भी उसके निर्णय ही सर्वोच्च होते थे और अंतिम होते थे, और सेना का प्रधान भी वही होता था। और चूँकि धर्म में भी प्रधान उसी को माना गया, इसलिए वह धर्म का संरक्षक यानी इस्लाम का संरक्षक भी माना जाता था। तो उसकी मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री होते थे और उन मंत्रियों के क्या क्या काम होते थे और विभिन्न विभागों के बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वकील, इसे बाद में वजीर कहा गया। यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। अकबर ने बैरम खां के पश्चात इस पद का अंत कर दिया था। मतलब सब शासन में सर्वोच्च अधिकारी बादशाह होता था, और बादशाह के बाद जो महत्वपूर्ण पद था वो था वकील का, जिसे वजीर भी कहा गया। ये इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता था वो व्यक्ति सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष होता था। मतलब चाहे वो वित्त विभाग हो, राजस्व विभाग हो, कृषि विभाग हो, सेना का विभाग हो, किसी भी विभाग हो, हर एक विभाग के विभाग अध्यक्ष जो होते थे उन सभी का अध्यक्ष यही होता था, वकील। और इस पद पर अकबर ने बैरम खां को नियुक्त किया था, और बैरम खां का जब उसने अंत किया उसके बाद से उसने इस पद का भी अंत कर दिया। अगला जो पद है वो है दीवान या वित्त मंत्री का, जिसको हम लोग फिनांस मिनिस्टर कहते हैं। तो इसका काम क्या होता था? आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधि होता था। मतलब बादशाह आर्थिक मामलों में जो भी निर्णय लेता था, जो भी आदेश देता था, उसका क्रियान्वयन
दीवान यानी वित्त मंत्री ही करता था, इसलिए उसको आर्थिक विषयों में बादशाह का प्रतिनिधि कहा गया। मतलब बादशाह ने जो निर्णय और जो आदेश लिए हैं उसका क्रियान्वयन किसके द्वारा होता था? दीवान या वित्त मंत्री के द्वारा। अकबर के समय में इस पद पर मुजफ्फर खां टोडरमल इनको नियुक्त किया गया था। जब हम लोग अकबर के राजस्व देख रहे थे उस समय हमने देखा कि अकबर ने राजस्व में सुधार करने के लिए पहले मुजफ्फर खां को नियुक्त किया, उसके बाद फिर वो उससे उसके काम से जब उसे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया तो फिर उसने अंततः टोडरमल को उस पद पर नियुक्त किया था, जिसके बाद आईने दहशाला पद्धति शुरू की गई थी। इसके बाद अगला जो पद है वो है मीर बख्शी का। मीर बख्शी काम क्या होता था? यह सेना संबंधी सभी कार्य देता था, यानी कि यह सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। यह सेना, मनसबदार और घोड़ों संबंधी व्यवस्था देखता था। अब ये मनसबदार क्या है ये हम लोग इसके आगे देखेंगे कि मनसबदार क्या है। यह मुगल विभाग का या मुगल प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसको देखना आवश्यक है। तो सेना का से संबंधित जो भी निर्णय हो रहे हैं, जो भी देखरेख की जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? मीर बख्शी। इसके बाद जो अगला पद है वो है प्रधान काजी का। तो ये क्या करता था? ये प्रांत, जिला और नगर के काजियों को नियुक्त करता था। मतलब प्रधान काजी केंद्र में होता था और फिर ये क्या करता था? जैसे कि हमको पता है कि पूरा मुगल साम्राज्य कई सूबों में यानी प्रांतों में बटा हुआ था, तो हर एक प्रांत में एक काजी होता था। फिर प्रांत विभिन्न जिलों में बटा हुआ था, तो हर एक जिले में एक काजी होता था जिसकी नियुक्ति प्रधान काजी करती थी, और नगरों में भी काजियों की नियुक्ति प्रधान काजी ही करती थी। मतलब प्रधान काजी का काम क्या हुआ कि प्रांतों में, जिलों में और नगरों में काजियों की नियुक्ति करना और फौजदारी मुकदमों को देखना। इसके बाद जैसे कि हमने पहले बताया कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विशाल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। तो ये तो हुआ केंद्र का शासन। केंद्र के शासन में देखभाल करने वाले कौन कौन थे? केंद्रीय मंत्री कौन कौन थे? वजीर, दीवान या वित्त मंत्री, मीर बख्शी और प्रधान काजी। अब हम आएंगे प्रांतों में। हम ये देखेंगे कि प्रांतों में कौन कौन से अधिकारी होते थे। तो अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय में ये बढ़कर 21 हो गई थी। सूबेदार प्रांत अथवा सूबे का प्रमुख होता था। जिस तरह से केंद्र में सबसे प्रधान वजीर है, वैसे ही प्रांतों में सबसे प्रधान जो अधिकारी था वो कहलाता था सूबेदार। दीवान सूबे में वित्त व्यवस्था देखता था। जिस तरह से केंद्र में दीवान है जो कि वित्त मंत्री है, उसी तरह प्रांतों में भी जो दीवान होता था वो भी प्रांत का वित्तीय मामले देखता था, यानी प्रांतों में भी दीवान होते थे। उसके बाद आते हैं कोतवाल पर। तो सूबे की आंतरिक सुरक्षा की देखभाल कोतवाल करता था। कोतवाल यानी पुलिस अधिकारी। अब हम आगे देखेंगे कि मुगल साम्राज्य को, इतने विशाल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया और फिर हमने जैसे कि देखा कि प्रांतों को विभिन्न सूबों में बांटा गया है। तो प्रांतों का शासन हमने देखा। अब हम देखेंगे सूबे का शासन कैसा था। प्रत्येक प्रांत या जिलों को सरकारों में बांटा हुआ था। फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी था। जैसे कि वहाँ पे दीवान होते थे, वैसे जिले में प्रधान अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। और अमल गुजार जिले के वित्त व्यवस्था देखता था। जैसे वहाँ पर वित्त मंत्री हो रहे हैं, वैसे ही जिले का वित्त मंत्री हो रहा है और उसको क्या कहा जा रहा है? अमल गुजार। उसके बाद हम आते हैं परगने में। परगना क्या है? जिले को परगनों में बांटा गया है और ये परगना क्या है? विभिन्न गाँव का, लगभग 100 या 100 से अधिक गाँव के समूह को परगना कहा गया। तो परगने का जो अधिकारी होता था, प्रधान अधिकारी, वो कहलाता था शिकदार। और परगने का वित्तीय मामला देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल। तो ये जो था हमारा मुगल प्रशासन, इससे रिलेटेड ये वीडियो था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे मनसबदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा। तो इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है वो सब आपको कैसे नोट्स बनाना है। सारे अधिकारियों के नाम, कि वो केंद्र के हैं, कि प्रांत के हैं, कि परगने के हैं, कि जिले के हैं, वो लिखना है। और उसके बगल में उसका काम, यानी उससे रिलेटेड काम या उसका विभाग लिखना है। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है और अच्छी तरह से इसका पढ़ाई करना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे कि शिकदार पूछ देगा, शिकदार का काम क्या था, वो कहाँ नियुक्त होता था, या अमल गुजार का काम क्या था, वो कहाँ नियुक्त होता था, या फिर आपसे पूछ देगा कि जिले में वित्तीय मामले कौन सा अधिकारी देखता था। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और पढ़िए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, पर आप लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और जिनका व्यूज़ नहीं आ रहा है मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो नहीं देख रहे, बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पढ़िए ताकि व्यूज़ को देखकर मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।